इस वक्त ईरान और इस्राइल आमने सामने हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ा तनाव दुनिया में एक और युद्ध की आहट दे रहा है। 1 अप्रैल को सीरिया में ईरानी दूतावास पर हुए हमले के बाद से तो लगातार हर जगह इस बात की चर्चा होने लग पड़ी है। ईरान ने इस्राइल पर हवाई हमले किए। इसके पहले ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कहा कि इस्राइल को उसके ऑपरेशन के लिए दंडित किया जाना चाहिए और किया भी जाएगा। चेतावनी के बाद ईरान ने शनिवार देर रात इस्राइल पर 330 मिसाइलें दाग दी। इस दौरान ड्रोन हमले भी किए गए। अब इस्राइल भी ईरान पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे रहा है। उधर ईरान के सर्वोच्च नेता ने कहा है कि इस्लामी दुनिया फलस्तीन की आजादी का जश्न मनाएगी। इससे संकेत मिल रहे हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया का सिलसिला जल्द थमने वाला नहीं है। इस वक्त ईरान और इस्राइल के बीच भले ही युद्ध की तलवारें हैं, लेकिन ये कभी दोस्त हुआ करते थे। इसकी वजह ईरान की क्रांति को माना जाता है। हम आपको बताएंगे ईरान और इस्राइल के शुरुआती रिश्ते कैसे थे, रिश्तों में खटास कब से आनी शुरू हुई, मित्र देशों के बीच दुश्मनी क्यों बढ़ी, ईरानी क्रांति की भूमिका क्या रही, अब क्या हालात हैं। आइए सिलसिलेवार जानते हैं। ईरान और इस्राइल रिश्तों की शुरुआत साल 1948 से होती है। 48 में दुनिया के नक्शे में इस्राइल नाम के देश का जन्म हुआ। इस्राइल की स्थापना के बाद उसे मान्यता देने वाला ईरान तुर्की के बाद दूसरा मुस्लिम बहुल देश था। उस वक्त ईरान में पहलवी राजवंश का शासन था। इस राजवंश ने आधी सदी से ज्यादा समय तक शासन किया। दिलचस्प है, आज जिस फलस्तीन के साथ ईरान खड़ा है, उस फलस्तीन ने ईरान द्वारा इस्राइल को दी गई मान्यता को नकबा यानी तबाही बताया था। फलस्तीन ने इसे तबाही की एक मौन अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति के रूप में देखा। ये सब 1948 में इस्राइल बनने के समय 7 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों की जबरन बेदखली और विस्थापन की वजह से हो रहा था। देश बनने के बाद इस्राइल गैर अरब राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करने में तत्पर था। आगे बढ़ते हुए इस्राइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में एक दूतावास की स्थापना की। दोनों ने एक दूसरे के यहाँ अपने राजदूत नियुक्त किए। व्यापारिक संबंध बढ़े। जल्द ही ईरान इस्राइल के लिए तेल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत बन गया। दोनों ने 1968 में एक पाइपलाइन शुरू की, जिसका मकसद था ईरान के तेल को इस्राइल और फिर यूरोप भेजना। अब वक्त आता ईरान में इस्लामी क्रांति का। यहीं से शुरू होती है इस्राइल और ईरान की अदावत। ईरान की 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति ने दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास लाई। शिया उलमा अयातुल्लाह रूहुल्लाह खामेनेई ने ईरान की सत्ता से शाह मोहम्मद रजा पहलवी को बेदखल कर दिया। इसके साथ एक नए इस्लामी गणतंत्र ईरान का जन्म हुआ। सत्ता पर क्रांति के नेता अयातुल्लाह रूहुल्लाह खामेनेई आ गए। ईरान के नए सर्वोच्च नेता खामेनेई ने उस वक्त विश्व शक्तियों का अहंकारी बताया और उनके खिलाफत की नीति अपनाई। खामेनेई ने विश्व शक्तियों के क्षेत्रीय सहयोगियों के खिलाफ खड़े होने का ऐलान किया, जिसे वो मानते थे कि ये अपने हितों को साधने के लिए फलस्तीनियों सहित दूसरों पर अत्याचार करेंगे। नई ईरानी सत्ता ने अमेरिका को ईरान में महाशैतान और इस्राइल को छोटा शैतान की संज्ञा दी। क्रांति के बाद ईरान ने इस्राइल के साथ सभी संबंध तोड़ दिए। नागरिक यात्रा नहीं कर सकते थे, उड़ान सेवा रद्द थी और तेहरान में इस्राइली दूतावास को फलस्तीनी दूतावास में बदला गया। खामेनेई ने रमजान के हर आखिरी शुक्रवार को कुद्स दिवस के रूप में घोषित किया। तब से पूरे ईरान में फलस्तीनियों के समर्थन में उस दिन बड़ी रैलियां आयोजित की जाती रही। आपको बता दें, जेरूसलम को अरबी भाषा में अल कुद्स कहा जाता है। इस तरह से दशकों के दौरान दुश्मनी बढ़ी। इस बीच दोनों पक्षों ने पूरे क्षेत्र में अपनी शक्ति और प्रभाव को मजबूत करने और बढ़ाने की कोशिश की। बाद में दोनों देशों के संबंध और खराब हुए, क्योंकि इस्राइल ने आरोप लगाया कि ईरान ने सीरिया, इराक, लेबनान और यमन में राजनीतिक और सशस्त्र समूह खड़े किए और उन्हें आर्थिक मदद दी। ईरान पर आरोप लगते रहे कि ये लेबनान, सीरिया, इराक और यमन सहित पूरे क्षेत्र के कई देशों में प्रॉक्सी नेटवर्क का समर्थन करता है। इस समूह को प्रतिरोध की धुरी के रूप में जाना जाता है, जो फलस्तीनी मुद्दे का समर्थन करने के साथ साथ इस्राइल को एक प्रमुख दुश्मन मानते हैं। ये सशस्त्र समूह इस्राइल के साथ साथ अमेरिकी सेना को भी निशाना बनाते हैं। इनमें से मुख्य है लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह, जिसका गठन 1982 में दक्षिणी लेबनान में इस्राइली कब्जे से लड़ने के लिए किया गया था। पिछले कुछ सालों में ईरान और इस्राइल के बीच प्रॉक्सी युद्ध बढ़ता गया। अक्टूबर 2023 में हमास और इस्राइल के बीच युद्ध शुरू हुआ। इसके बाद से हिजबुल्लाह उत्तरी इस्राइल में रॉकेट से हमले कर रहा है। ईरान सशस्त्र हमास का भी समर्थन करता है, जिसने 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इस्राइल पर हमला किया। वहीं
मध्य पूर्व में ईरान ने यमन में हूती विद्रोहियों को भी सहायता की। इस समूह ने लाल सागर पर इस्राएली रिसोर्ट शहर इलियट पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और शिपिंग जहाजों पर हमला किया है। ये तो हो गए इतिहास की बातें। अब आते हैं ताजा विवाद पर। ताजा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब 1 अप्रैल को सीरिया में ईरानी दूतावास पर हुए हमले किए गए। आपको बता दें, इसराइल का आरोप है ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह को मिसाइलें और अन्य हथियार भेजने के लिए सीरियाई क्षेत्र का उपयोग करता है। वहीं इसराइल ने हथियारों की आवाजाही को रोकने के लिए सीरिया में कई हवाई हमले किए हैं। इसी कड़ी में 1 अप्रैल को युद्धक विमानों से सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमले हुए। हमले में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के अल कुद्स बल के एक वरिष्ठ कमांडर सहित कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। ये सब दमिश्क दूतावास परिसर में एक बैठक में भाग ले रहे थे। हमले का आरोप इसराइल पर लगाया गया, जिसने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। हमले के जवाब में ईरान ने शनिवार देर रात इसराइल पर 330 मिसाइलें दागी। इस दौरान ड्रोन हमले भी किए गए। इस तरह से दोनों देश एक बार फिर आमने सामने हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।